कहीं ना कहीं इनकी एजेंसी अटैक करवाती है। ये पुलवामा 2 है और ये सब की लैब्स है। अभी तक एक भी इस्तीफा क्यों नहीं आया या कोई भी किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लिया? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेगा ना कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए। पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। Pakistan says the country. Pakistan army said an eye for an eye. सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अली ज़ुहैब और आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम हकायक रखने वाला हूं जो 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक रूनुमा हुए। बहुत से प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज भी हमें देखने को मिली। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से ऐसे मामला सामने आए जिसमें दोनों ममालिक की जानिब से बहुत से दावे किए गए। उन दावों में कितनी सच्चाई है, पाकिस्तान ने कितना हमला किया, पाकिस्तान ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया और भारत की जानिब से जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया उसमें कितना नुकसान हुआ, इस सारी जंग की ये जो एक कन्वेंशनल वॉर थी इसकी वजह क्या बनी, पहलगाम के पीछे किसका हाथ था और उस पहलगाम इंसिडेंट की वजह से भारत या नरेंद्र मोदी या उसको प्लान करने वाले क्या नताइज अखज़ करना चाहते थे, ये तमाम के तमाम तफसीलात मैं आज अपने इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि इन तमाम हकाइक को बयान करते वक्त ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और आपसे गुजारिश ये है कि आप इसको मुकम्मल देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। मैं शुरू करता हूँ 22 अप्रैल से। 22 अप्रैल को भारत के जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक हमला हुआ। उस हमले के नतीजे में 26 सयाह जो है वो मारे गए। हमला होने के ठीक 10 मिनट बाद पहलगाम से मुल्हिका जो पुलिस स्टेशन है वहां पे FIR दर्ज होती है और उस FIR में बाकायदा तौर पर इल्जाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया जाता है। 22 अप्रैल के बाद वेरी नेक्स्ट डे यानी कि 23 अप्रैल को नरेंद्र मोदी के उसमें सदारत में उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी है उनका एक अजलास होता है और इस अजलास के बाद ये फैसला किया जाता है कि पाकिस्तान के साथ जितने भी डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनको बंद कर दिया जाता है। उस फैसले के मुताबिक इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म किया जाता है। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानियों को जो वीज़े दिए होते हैं उन वीज़ों को ख़त्म किया जाता है और पाकिस्तानी शहरियों को तकरीबन 6 से 7 दिनों का 1 मई तक ये टाइम दिया जाता है कि जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हैं या वीज़े हैं या जिनको SCO जो एक स्कीम है उसके तहत वीज़े दिए गए हैं वो तमाम के तमाम वीज़े जो है वो कैंसिल किए जाते हैं और तमाम पाकिस्तानियों को ये हुक्म दिया जाता है कि वो 1 मई से पहले भारत को छोड़ दें। इसके साथ साथ वो जो हाई कमीशन है इंडिया में पाकिस्तान का, वहाँ के हाई कमिश्नर समेत जितने भी डिफेंस अताशी हैं वो एयर फोर्स के हैं, नेवी के हैं, आर्मी के हैं, उन सब को भी 24 घंटों का वक्त दिया जाता है कि वो इंडिया से निकल जाएं। इसके साथ वाघा और अटारी यानी कि जो हमारी वाघा बॉर्डर है उसको बंद करने का ऐलान किया जाता है। इस जो भारत की जानिब से जब ये ऐलान किया जाता है तो उससे अगले दिन यानी कि 24 अप्रैल को पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत और इंडिया की जानिब से लगाए गए तमाम के तमाम इल्ज़ामात का जायजा लिया जाता है। इसके साथ इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई, जो वीज़ा सर्विसेज को मुअत्तल किया, जो इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया, उस पर गौर किया जाता है और उस पर मुकम्मल तफसीली ब्रीफिंग जो है वो दी जाती है। जब ये NSC की मीटिंग ख़त्म होती है तो पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई के तौर पर शिमला मुआहदा उसको मुअत्तल किया जाता है। जितने भी भारतीय शहरी पाकिस्तान में मौजूद होते हैं उन सब के वीज़े मुअत्तल किए जाते हैं, कैंसिल किए जाते हैं, सस्पेंड उनको कैंसिल कर दिया जाता है और जो भारतीय शहरी हैं उनको ये हुक्म दिया जाता है कि वो भी 1 मई तक पाकिस्तान को छोड़ के वापस भारत चले जाएं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा फैसला पाकिस्तान करता है अपनी इस NSC मीटिंग में वो ये है कि भारत के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद को बंद कर दिया जाता है। भारतीय फ़िज़ाई हदूद सिर्फ भारत की ही परवाज़ों के लिए नहीं बल्कि उन तमाम ममालिक के लिए भी बंद कर दी जाती हैं जिनकी परवाज़ों की डेस्टिनेशन जो है वो भारत होती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान अपनी समुद्री हदूद जो है उनको भी बंद करता है। पाकिस्तान के साथ ट्रेड मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाती है। वो ट्रेड चाहे थ्रू थर्ड पार्टी हो या डायरेक्ट भारत के साथ हो उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है।
इसके साथ साथ वाइस वर्सा, यानी कि वो इकदाम जो भारत ने पाकिस्तानी एम्बेसी में किए थे अपने मुल्क में रहते हुए, पाकिस्तान ने यहाँ इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन और जो भारतीय हाई कमिश्नर था वो और उसके साथ साथ जितने भी डिफेंस अताशी हैं उनको मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया और 50 से जो एक एम्बेसी के अंदर जो तादाद है डिप्लोमेटिक स्टाफ की वो 50 से कम करके 30 के करीब ले आए। पाकिस्तान की तरफ से एज अ गुडविल जेस्चर ये इकदाम किया गया कि भारतीय सिखों के ऊपर ये पाबंदी नहीं लगाई गई, यानी कि भारतीय सिख जो हैं पंजाब से रिलेटेड वो पाकिस्तान में आ भी सकते हैं और जो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद थे उनके ऊपर ये लागू नहीं किया गया कि वो भी मुल्क छोड़ें, बल्कि उनको इससे इस्तिस्ना दिया गया। इसके बाद 24 अप्रैल को जब ये मामला सामने आते हैं तो 25 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। भारतीय आर्मी जम्मू कश्मीर में दाखिल होती है और दाखिल होने के बाद कश्मीरियों के घरों को गिराना शुरू करते हैं। उन घरों को गिराने के लिए वो बुनियाद ये देते हैं कि ये उन लोगों के घर थे जो पहलगाम हमले में शामिल थे। जब ये तमाम के तमाम इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर आते हैं तो पाकिस्तान फौरी तौर पर उसकी तरदीद करता है। तरदीद करने के बाद पाकिस्तान की जानिब से, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से भारत को ये ऑफर की जाती है कि हम एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, यानी कि किसी तीसरे मुल्क के ऊपर एक कमेटी बना देते हैं जो इस पहलगाम हमले की तहकीक करेगा और इस तहकीक के बाद ये फैसला अखज़ करेगा, नतीजा अखज़ करेगा कि आया कि पहलगाम हमले में कौन मुलव्विस था, पाकिस्तान इसमें मुलव्विस था या नहीं था। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस ऑफर को मुस्तरद किया। ये सिलसिला जो है ये भारतीय मीडिया पर आता है और भारतीय मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया जाता है। मीडिया के ऊपर जो भारतीय अवाम है उनको लाया जाता है और उनके सेंटीमेंट से खेला जाता है और उनको पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है। भारतीय मीडिया और अवाम के प्रेशर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डाला जाता है और उनको पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए उकसाया जाता है। इस चीज को सामने रखते हुए 29 और 30 अप्रैल की रात, यानी कि 29 अप्रैल की रात और 30 अप्रैल का शुरू 4 भारतीय राफेल तैयारे जो हैं वो अमृतसर एयरपोर्ट से उड़ते हैं और LOC को अप्रोच करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स फौरी तौर पर उन तैयारों को ना सिर्फ डिटेक्ट करती है बल्कि इस हद तक उनको लॉक करते हैं कि वो वापस अमृतसर आने की बजाय श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये बेसिकली एक टैक्टिक्स एक चीज थी चेक करने के लिए, देखने के लिए कि अब पाकिस्तान के ऊपर जो अगर हम हमला जो है वो प्लान कर रहे हैं तो पाकिस्तान कितना अलर्ट है। इसी असना में जो हमारे पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन हैं अता तारड़, उनका भी बयान आता है और वो बाकायदा तौर पर ये कहते हैं कि हमें ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ये पता चला है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर भारत ने ये हमला किया या पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई की तो हम बाकायदा तौर पर उसको उसी के हमले का उसी तरीके से जवाब देंगे जिस तरीके से उन्होंने हमला किया होगा। 1 मई को एक रिपोर्ट शाया होती है द रेजिस्टेंस फोर्स की जानिब से, TRF की जानिब से। ये TRF वही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर भारत की जानिब से पहलगाम हमले का इल्जाम लगाया गया। पहले उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर की ये जो TRF रेजिस्टेंस फोर्स थी उसके ऊपर भी इल्जाम लगाया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पहलगाम पर हमला किया, लेकिन इस TRF को सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है। TRF ने 1 मई को एक रिपोर्ट शाया की जिस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने पहलगाम हमले की जितनी भी प्लानिंग थी वो एक्सपोज कर दी। पहलगाम हमले की प्लानिंग जो है वो बेसिकली बाकायदा तौर पर रॉ ने की और इसका जो ऑर्डर था वो नरेंद्र मोदी ने दिया। नरेंद्र मोदी ने PMO से ये ऑर्डर रॉ को दिया। रॉ ने आगे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो उनकी थी जिसका हेड जो है वो DS राणा था, उसके पास ये फाइल थी पूरी की पूरी प्लानिंग की और TRF ने अपने सोर्सेज और अपने उन मामलात को और भारतीय फौज के अंदर वो लोग जो इस कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट थे, जो मोदी के इस पहलगाम हमले के भी अगेंस्ट थे, उन्होंने वो तमाम की तमाम फाइल जो है वो लीक की और जब फाइल लीक हुई तो नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पर इंक्वायरी बिठाई। इंक्वायरी बिठाने के बाद DS राणा को उस ओहदे से, यानी कि DIA डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के एज अ हेड उनको उतारा गया और उतारने के बाद उनका जो ट्रांसफर है वो काले पानियों में किया गया। यहाँ ये बात बतानी बड़ी जरूरी है कि 29 और 30 की रात को जब ये राफेल वापस श्रीनगर में लैंड किए हैं तो इस दौरान
MV कुमार जो लेफ्टिनेंट जनरल जो कोर कमांडर था इनके जम्मू कश्मीर की इस सारे उस एरिया का, उनको नरेंद्र मोदी की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया कि आप जमीनी तौर पर आगे बढ़ें, LOC क्रॉस करें और पाकिस्तान पर हमला करें। लेकिन MV कुमार ने हमला करने से साफ इनकार कर दिया और उसने ये कहा कि हम पाकिस्तान पर हमला करने के अहल या इस टाइम पे काबिल नहीं हैं, अगर हम हमला करते हैं तो हमें मुंह की खानी पड़ेगी। जिसका असर ये हुआ कि फौरी तौर पर MV कुमार को एक स्पेशल प्लेन, एक स्पेशल तैयारी की में बिठाकर दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली बुलाकर उसकी सजनिश की गई और उसको उसके ओहदे से बर्खास्त किया गया, उतारा गया। सेम सिचुएशन डिप्टी एयर चीफ के साथ पेश आई। जब उनको भी ये कहा गया कि आप पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करें, तो उनका ये आगे से जवाब था कि मैं इस कंडीशन में या इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक करूं। 1 मई से आगे बढ़ते हैं। 4 मई को भारत जो है वो क्या करता है कि चिनाब रिवर के ऊपर जो उन्होंने बगलेहाल डैम बनाया है उसका पानी रोकता है। इसके साथ साथ वो जो नीलम रिवर है उसके ऊपर उन्होंने जो किशन गंगा डैम बनाया है वो उसका पानी रोक लेता है। जो भारत का नैरेटिव था, भारत का बयानिया था पाकिस्तान को बदनाम करने का कि पहलगाम के पीछे पाकिस्तान है, उसको जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, जिसमें मैं भी शामिल था, बशमूल मेरे और मेरे चंद एक दोस्त जिनमें हसान दुरानी शामिल था, 1-2 और दोस्त से मीडिया के, जब हमने उनके मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठकर उनके ही प्लानिंग्स और उनकी ही सारी चीजों को एक्सपोज किया, तो नरेंद्र मोदी यानी PMO की जानिब से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बशमूल मेरे इंडियन मीडिया पर अपीयरेंस के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ यही नहीं, भारतीय मीडिया, भारत की जानिब से, भारतीय हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी जो प्रोमिनेंट मेन जर्नलिस्ट हैं उनके YouTube चैनल्स और उनके जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनको भी बैन किया गया और उनको बाकायदा तौर पर यूट्यूब को ईमेल करके उनको नेशनल सिक्योरिटी का ये सारा मामला बना के तो उनको बैन किया गया, ताकि जो सच्चाई है वो भारतीय अवाम तक ना आए। उसकी रीजन ये थी कि जब हमने भारतीय मीडिया के ऊपर ही बैठकर उनकी सिक्योरिटी के ऊपर, उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल उठाने शुरू किए और ये साबित करना शुरू किया कि पहलगाम हमला पाकिस्तान नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ने करवाया है, तो उनकी अपनी अवाम और यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की जानिब से भी ये सवाल उठने लगा और नरेंद्र मोदी से ये बाकायदा तौर पर इस बात का जवाब जो है वो लेने लगे लोग कि आप ये जो एक बयानिया आप बना रहे हैं ये तो बिल्कुल झूठ है। जो वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने ये नहीं किया, मैं सबूत दीजिए, सबूत आप दे नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लीजिए, आप उसके लिए भी तैयार नहीं है। आप सिर्फ झूठ और इल्जामात की सियासत करने के लिए इस सारे पहलगाम। उसके बाद जो सबसे बड़ा यहाँ पे मसला आया कि जम्मू कश्मीर के वहां पर रहायशी जो लोग हैं उन्होंने और जम्मू के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैब है। और एक ये यहाँ पे इस वीडियो को थोड़ा मैं क्लिप चलाना चाहूंगा कि उस क्लिप में वहां पे एक्स जो आर्मी जो सर्विसमैन है, आर्मी का जो एयरफोर्स का बंदा है, उसने ये कहा है कि पहलगाम हमले से 3 हफ्ते पहले अमित शाह ने पहलगाम का विजिट किया और विजिट करने के बाद उसने जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट थी, उन 4 सिक्योरिटी चेक पोस्ट थी जिनमें से 3 को उसने हटाने का हुक्म दिया। उसने ये कहा कि ये सिक्योरिटी चेक जो है वो हटा दे। मैं आर्मी में नौकरी की है, जहाँ सलानी मरे है ना वहाँ मेरी ड्यूटी होती थी। 3 पोस्टें होती थी, एक आर्मी की, एक BSF की, एक CRP की। वो पोस्टों के अंदर में कोई भी आदमी एंटर नहीं होता था, अगर फौजी भी नहीं एंटर होता था वहाँ पे। इतनी सिक्योरिटी वाली चीज है। अमित शाह गया 1 हफ्ते पहले, वो 3 पोस्ट हटा के आ गया। हफ्ते के बाद एक कांड हो गया। जितने भी कांड हुए ये मोदी ने करवाया, अमित शाह ने करवाया। मेरी बात बता देना, काटना मत इसको, गोदी में बात नहीं करना। जो भी काम कराया अभी भी इसका हाथ है, मोदी का हाथ है। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको स्टार्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने पाकिस्तान के 6 मुकामात पर 24 मिसाइल फायर किए। जो 6 मुकामात में उनमें कोटली, बहावलपुर, उसके बाद मुरीद के बाग, मुजफ्फराबाद और 2 जो हमारी जो साइट्स थी वो और थी। इन 6 मुकामात में सबसे ज्यादा नुकसान बहावलपुर में हुआ। और ये बात यहाँ पे कहनी बड़ी जरूरी है कि ये मिसाइल हमले जो हैं, ये टारगेट जो है वो बाकायदा तौर पर सिविलियन आबादी और मसाजिद को किया गया। मुरीद के में भी मस्जिद के ऊपर मिसाइल जो है वो दागा गया, जबकि बहावलपुर में भी मदरसे की वो इमारत थी, मस्जिद थी जिसके ऊपर ये दागा गया। बाग और मुजफ्फराबाद में भी जो टारगेट हुआ वो मसाजिद हुई। उन सबसे ज्यादा नुकसान बहावलपुर में हुआ, जिसमें जैश ए मोहम्मद जो मौलाना मसूद अजहर है उसकी फैमिली के 10 मेंबर और 4 उसके फैमिली जो फ्रेंड हैं वो उसमें शामिल थे। और टोटल 7 मई की इस भारतीय कार्रवाई में तो हमारे पाकिस्तान के तकरीबन 26 सिविलियंस जो हैं उन्होंने शहादत नोश की। इस वक्त जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल हमला किया तो उसी टाइम पे पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई, पाक फिजाइया ने भारत के
3 राफेल, एक मिग 29, एक सुखोई SU-30 और एक मिराज 2000, ये टोटल 6 जेट्स थे जिनको डाउन किया गया। ये जब जेट्स गिरने की बात हुई तो इसको ना सिर्फ पाकिस्तान या बल्कि भारतीय मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको हाईलाइट करना शुरू किया। जेट्स डाउन होने के बाद जब इंडियन मीडिया ने अपने ही जो आर्मी के ऑफिसर्स थे उनसे सवाल किया कि आपने जो जेट्स डाउन हुए हैं इनकी क्या अपडेट है, तो उन्होंने इसका जवाब देने की बजाय इससे भागना चाहा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और वमिका सिंह, ये भी एक बहुत बड़ी, इसके पीछे भी एक मुसलमान और दूसरी सिख जो मजहब से ताल्लुक रखने वाली औरत थी, इन दोनों ऑफिसर्स को सामने बिठाने के पीछे मकसद ये था क्योंकि भारत में मुसलमान जो हैं वो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हैं और दूसरी जानब पंजाब से ये आवाज़ उठ रही थी कि अगर कन्वेंशनल वार होती है तो पंजाब के लोग जो है वो भारत के खिलाफ अपनी सरजमीन और इनको लड़ने के लिए नहीं देंगे। यहाँ तक कि LOC के ऊपर एक हिंदू सिख रेजिमेंट और ब्राह्मण हिंदू रेजिमेंट के दरमियान में बाकायदा तौर पर एक क्लैश हुआ और उस क्लैश के नतीजे में 5 सिख फौजी एहलकार जो है वो हिंदुओं के हाथों मारे भी गए। ये भी एक खबर जो है वो उस सूरत में आई। 8 मई को उसके बाद भारत ने अपने ड्रोन जो हैं, यानी कि इसराइली साख्ता से मुराद ये है कि वो ड्रोन जो इसराइल ने बनाए और उन्होंने भारत को दिए। भारत ने वो इसराइली ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भेजने शुरू किए और उसके जरिए पाकिस्तान की जो सर्विलेंस है और पाकिस्तान के जो फील्ड्स हैं, जो अस्करी उनकी प्लानिंग्स हैं, उसको जानने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए जो इसराइली साख्ता जो भारतीय ड्रोन्स थे उनको मार गिराया। आज की तारीख में यानी कि 10 मई की तारीख तक पाकिस्तान ने तकरीबन ऑफिशियली जो हमारे पास रिकॉर्ड है या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिकॉर्ड दिया गया उसके मुताबिक 77 ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान ने उनके मार गिराए हैं। 9 मई को भारत ने अपने मीडिया के जरिए एक फेक प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलानी शुरू की कि पाकिस्तान ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हमला कर दिया है, मिसाइल हमला कर दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बठिंडा, अमृतसर और उसके बाद जो गोल्डन टेम्पल वाला इलाका है वहां पे पाकिस्तान ने हमला किया। जबकि जब सबूत DGISPR ने सामने रखे तो उसके मुताबिक भारत ने अपने ही मुल्क से वहीं से उन्होंने 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो अपने ही पंजाब के शहरों में गिराए, जिनमें 5 अमृतसर में गिरे और एक आदमपुर में गिरा। उन मिसाइल को मारने के पीछे या गिराने के पीछे एक मकसद ये था कि जो पंजाब से एक हवा उठ रही है कि वो हिंदुओं का या इंडिया का साथ नहीं देंगे, अगर बात होती है उनको, पंजाबियों को, उन पंजाबी सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करना था कि ये पाकिस्तान ने आपके ऊपर हमला कर दिया। ये इसको बाकायदा तौर पे काउंटर किया और इंडियन मीडिया की जो रिपोर्टिंग थी कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है उसको काउंटर करते हुए और उसकी तरदीद करते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने क्या कहा, इस वीडियो में सुनेगा। पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की, होल वर्ल्ड विल कम टू नो। अब आ जाते हैं 10 मई की तरफ। ये वो दिन था जब पाकिस्तान ने 7 मई की भारतीय जारहियत का जवाब दिया। इस दिन को क्या हुआ कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू किया, यानी कि सीसा पलाई दीवार। इस ऑपरेशन में भारत के 26 ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया गया और ये 26 के 26 जो ठिकाने थे ये उनके फौजी तंसीबात थे। पाकिस्तान ने जिन जगहों पे हमला किया उनमें सूरतगढ़, सिरसा, उधमपुर, उसके बाद अवंतीपुरा, पठानकोट, मकबूजा कश्मीर में उनके जो दफाई अहदाफ थे वहां पे, पूंछ में जो उनका रडार सिस्टम था उसको तबाह किया, ब्यास और नगरोटा में उनके ब्रह्मोस मिसाइल का स्टोरेज था और पाकिस्तान ने उसको तबाह किया। इसके अलावा जी टॉप में 10 और 80 ब्रिगेड को जो है वो तबाह किया और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान के ऊपर 7 मई को मिसाइल जो है वो दागे गए थे
और इसके अलावा वहां के उन इलाकों को निशाना बनाया गया जहां पे बैठ के ये बाकायदा तौर पे प्लानिंग हो रही थी कि पाकिस्तान में कहां पे किस जगह पे अटैक होगा। इसके अलावा जो यहाँ पे ये बात बतानी बड़ी जरूरी है कि जो 7 मई को जो पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला किया था उसमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और J-10C जो चाइना के जेट तैयारे हैं वो बेसिकली इस्तेमाल हुए थे। लेकिन 10 मई की कार्रवाई में मिसाइल जो दागे गए थे उनमें फतेह 1 और फतेह 2 का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ JF-17 थंडर को इस्तेमाल किया गया जिसने S-400 सिस्टम जो भारत का दिफाई निजाम था उसको तबाह किया। जब ये सारी एपिसोड 10 मई वाली होगी तो फौरी तौर पर भारत ने अमेरिका फोन किया। फोन करने के बाद उन्होंने ये कहा कि हमें फौरी तौर पर इस सीज फायर के लिए बोला जाए। अमेरिका ने फौरी तौर पर पाकिस्तान में फोन किया और बाकायदा तौर पर वो डोनाल्ड ट्रंप की एक आपने ट्वीट भी देखी होगी कि उन्होंने फौरी तौर पर ट्वीट करके ये कहा कि मैंने दोनों मुल्कों से बात कर ली और दोनों सीज फायर पर एग्री हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने सीज फायर किया। वहां पे इंडिया में जब ये पाकिस्तान ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको नुकसान हुआ, तो इंडियन मीडिया की जानब से सवाल उठने लगे और इसके साथ साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और वामिका सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा तौर पर सीज फायर के लिए दरखास्त की और उन्होंने ये कहा कि हम मजीद जंग नहीं चाहते, अगर पाकिस्तान कुछ हरकत नहीं करेगा तो हम भी ये इसको आगे मजीद नहीं बढ़ाना चाहते। सेम चीज यहाँ पाकिस्तान में भी हुई और हमने उनको जवाब देने के बाद हमारी जो 10 मई को पोस्ट ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन बुनियादन मरसूस के बाद जो DGISPR उसके बाद AVM एयर वाइस मार्शल औरंगजेब और जो हमारे नेवी के ऑफिसर थे रब नवाज उनकी जानिब से जब ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें तमाम की तमाम तफसीलात जो हैं वो मीडिया के सामने रखी। लेकिन यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की बात फिर सच हुई कि उन्होंने ये कहा कि जब हम हमला करेंगे तो सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया बताएगा और इस हमले को और पाकिस्तान ने जो इंडिया को नुकसान पहुंचाया इसकी तमाम की तमाम रिपोर्टिंग जो है वो ना सिर्फ भारतीय बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी की। इस तमाम की तमाम सूरत हाल में जो फेक न्यूज सामने आई उसमें यह आया कि भारत की जानिब से यह दावा किया जाने लगा कि हमने सरगोदा में केराना हिल्स जहां पे पाकिस्तान की जोहरी तंसीबात हैं उनको अटैक किया है और उसको तबाह कर दिया है और वहां से रेडिएशन जो है वो जारी हो रही है। जबकि इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी का एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी तरदीद की और उन्होंने कहा जी ऐसा कोई चीज नहीं है। दूसरा उनका दावा था जी हमने F-16 पाकिस्तान का जो है वो उसको गिराया जबकि ये भी टोटल तौर पर झूठ था। तीसरा दावा उनका ये था कि हमने पाकिस्तान का दिफाई निजाम जो है उसको तबाह कर दिया जबकि ये भी बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान की जानिब से ये सोशल मीडिया के ऊपर बताया जाने लगा कि हमने भारत की एक जो पायलट है उसको अरेस्ट कर लिया है जबकि ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। हमने कोई किसी पाकिस्तानी भारतीय जो फीमेल पायलट है उसको अरेस्ट नहीं किया, उसको गिरफ्तार नहीं किया, जिसकी बाकायदा तौर पर जो तस्दीक है वो DGISPR ने की। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर कामरान मसीह नामी एक पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर को हीरो बनाया गया और ये कहा गया कि ये वो शख्स है कि जिसने भारत में S-400 सिस्टम को तबाह किया JF-17 थंडर को इस्तेमाल करते हुए उड़ाते हुए, जबकि ये भी टोटली तौर पर फेक न्यूज़ है। कामरान मसीह जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑफिसर ज़रूर है लेकिन वो C-130 का लोडर है, वो फाइटर पायलट नहीं है और वो इस ऑपरेशन में भी शामिल नहीं था। इस सारे ऑपरेशन में इस 20 अप्रैल से लेके 10 मई के दौरान जो भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला किया गया उस ऑपरेशन में टोटल पाक अफवाज के 11 जबकि 40 आम सिविलियन शहरी जो हैं उन्होंने शहादत नोश की है और इसके अलावा मुतअद्दिद पाकिस्तानी जो शहरी हैं वो ज़ख्मी भी हैं और इसके साथ साथ जो LOC के मुल्हिका हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग हैं घर हैं उन घरों वो घर भी काफ़ी ज़्यादा उसमें तादाद में तबाह हुए हैं। पाकिस्तान के जवाब के बाद सारी दुनिया की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान पर लग चुकी हैं। वो अमेरिका जो 10 मई से जो 7 मई के हमले से पहले ये कहता फिर रहा था कि मैं किसी किस्म की इसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में नहीं आने वाला, वही अमेरिका अब आज भारत को शटअप दे रहा है। उसने वहाँ से एप्पल का जो स्टोर है उसको भी ख़त्म करने की बात की है। उसने ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ अपनी ट्रेड जो है उसको जारी रखना चाहते हैं। पाकिस्तानी बड़े अच्छे लोग हैं। इसके साथ साथ J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की मार्केट के शेयर्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में इंतहाई हाई हो चुके हैं। राफेल के शेयर्स गिर चुके हैं। फ्रांस इस वक्त सर पकड़ कर बैठा हुआ है और इस वक्त अमेरिका ये भी
सोचने पर मजबूर हो चुका है कि नरेंद्र मोदी के साथ F-35 की जेट तैयारों की जो डील की थी उसको आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो डील भी को कैंसिल होती हमें नजर आ रही है। इस सारे मामले में पाकिस्तानी अवाम ने खूब इंजॉय किया। पाकिस्तानी अवाम ने अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हुए, उनको बाकायदा ना सिर्फ मॉरली बल्कि फिजिकली भी ड्रोन्स गिराने में पाकिस्तानी अवाम अपने पाक अफवाज के जवानों के शाना बशाना रही। इसलिए ये तमाम सूरत हाल, ये तमाम जो तफसील है मैंने आपके सामने रख दी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और तफसील पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।